अस्सलाम वालेकुम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती उसके हवाले से समरी की वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी और जल्द ही सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे, जिसके बाद मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्हीं को ही 5 साल के लिए चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों के ऊपर बैक वक्त तैनाती होगी, वो कर दिया जाएगा। समरी अगर वज़ीर आज़म से प्रेसिडेंट हाउस रवाना हो जाए तो इसका मतलब है कि आखिरी फॉर्मेलिटी सदर के दस्तखत हैं, जिसके बाद वो गज़ट नोटिफिकेशन होता है। तो ये मामला अब करीब है, जल्द हो जाएगा और बहुत दिनों से जो इस हवाले से मुख्तलिफ क्यासराइयाँ हो रही थी वो भी अपने अंजाम को पहुँच जाएंगी। इसके अलावा चीफ़ ऑफ डिफेंस की तैनाती 5 साल के लिए होगी और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की जाएगी, इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। तोसी का इतलाक़ इनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में इनके 5 साल पूरे होंगे और उसके बाद से इनको फर्दर 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये दोनों बड़ी खबरें हैं, इसी के ऊपर आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लॉ मिनिस्टर की भी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान से आइंदा उनकी बहन उज़्मा खान की भी मुलाकात नहीं कराएंगे। उनका कहना यह है कि उन्होंने आके बाहर सियासी गुफ्तगू की, जो कानून के मुताबिक उनको इजाज़त नहीं है, इसलिए ये मुलाकातों वाली कहानी आज से ख़त्म। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियत सनाउल्लाह खान, मामले ख़ुसूसी हैं सियासी अमूर के वज़ीर आज़म के लिए। राना साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा सेनेटर वलीद इकबाल साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ होंगे, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, CDF की तैनाती का नोटिफिकेशन बहुत दिन ऊपर नीचे बात चलती रही। 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने रिटायर होना था और उसी दिन इस ऑफिस ने क्रिएट होना था, लेकिन ये ताख़ीर हुई। कुछ बता सकते हैं क्या असबाब थे पिछले ये 1 हफ़्ते के दौरान जिसकी वजह से ये डिले हुआ? देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसकी अहमियत, इसकी हसासियत से मतलब तो जो है वो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये एक इंतहाई अहम तैनाती जो है वो होने जा रही थी और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई। उसके बाद फिर रेलेवेंट जो लॉज थे उनको अमेंड किया गया और उसके बाद सर्टेन रेगुलेशंस और रूल जो है वो फ्रेम होने थे, फिर उसके बाद उनकी अप्रूवल होनी थी और उसके बाद फिर इस नोटिफिकेशन की जो है वो तकमील का मरहला जो है वो आना था। तो इससे पहले ऐसे ही एक मौके के ऊपर एक जो है वो सूरत हाल ऐसी बनी थी कि ऐसी मिस्टेक्स जो कि ऑन द फेस ऑफ दैट जो है वो थी, लेकिन ऐसा हुआ। वो किस मामले की मिसाल दे रहे हैं? जनरल बाजवा वाली? जी, जनरल बाजवा, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। यानी सूरत तो ये है ना कि वज़ीर आज़म जो है वो एडवाइस जो है वो भेजता है और उस एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूवल देता है या उसको जो है वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद फिर गज़ट नोटिफिकेशन होता है। तो ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने सीधा ही ऑर्डर भेजा और उसके ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन हो गया। फिर बाद में पता चला तो उसमें फिर दोबारा कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर भेज दिया। तो ऐसी चीज़ें क्योंकि हो चुकी थी तो वो भी जहन में होगा। अब इस मर्तबा इन सारे मराहिल की को तकमील तक पहुँचाने वाले जो भी लेकिन कुछ चीज़ें आपसे समझनी ज़रूरी है, क्योंकि उस मामले में मुझे पता जस्टिस आसिफ सईद खोसा बहुत वोकल थे 2 दिन पहले तक, जब उन्होंने आखिर में चीज़ों से बैक ट्रैक किया। पूछते थे कि आइन की किस शिक के नीचे आपने किया, कौन सा आइनी इख्तियार था। वो 3 सवाल उन्होंने लिख के भेजे और अगले दिन सब कुछ ख़त्म करके उन्होंने कहा कि ठीक है 6 महीनों के अंदर लॉ बना दो। नहीं, आइन में तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर दर्ज थी। वो दरअसल आर्मी एक्ट की बात कर रहे थे और आर्मी एक्ट में शायद उस तरह से सराहत से ये चीज़ मौजूद नहीं थी, जो कि बाद में फिर उस वक्त भी की गई और फर्दर जो है वो उसको अब भी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो अमेंड किया गया है। सर, अब तो आपकी जो अमेंडमेंट है उसमें तो अब रिटायरमेंट एज ही नहीं है। जिसमें आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट एज? जी, रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना, वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही नहीं। अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहें तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी, रह सकते हैं और लॉ उनके ऊपर कोई बार नहीं लगाता, कोई कानून नहीं। उसमें ये है ना कि उनकी जो मुद्दत है वो 5 साल है। 5 साल के बाद फ्रेश
तकर्री या एक्सटेंशन होगी। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है और extension भी हो सकती दोनों हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। फिर अपर लिमिट होना ना और एक फर्दर जो है वो एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब उसके रास्ते में वो एज लिमिट जो है 64 की वो आड़े थी। देयर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर आर्मी चीफ नाउ। जी, अब नहीं, रिटायरमेंट एज उनके लिए यही जो मुद्दत है 5 साल, यानी आज तकर्री हुई है 5 साल बाद, अनलेस कि वो उनकी रीअपॉइंटमेंट हो या उनकी एक्सटेंशन हो, वो रिटायर हो जाएंगे। सर देखें ना जी, अभी आसिम मुनीर साहब हैं, अब उनकी मुद्दत मुलाजमत का आगाज़ होगा जब नोटिफिकेशन हो जाता है। आज रात हो गया या कल हो गया, जब भी हो गया, ठीक है जी। 5 साल के लिए उनकी तकर्री होगी। 5 साल बाद हुकूमत फैसला करती है कि फर्दर 5 ईयर्स रीअपॉइंटमेंट, तो मजीद 5 साल भी उनको मिल जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। तो वो चाहे 70 साल के हो जाएं तो 75 के हो जाएं, तब भी वो आर्मी चीफ रह सकते हैं जी। वो यानी अगर रीअपॉइंटमेंट होती है तो 5 साल के लिए होगी, या एक्सटेंशन होती है तो 5 साल के लिए होगी। उम्र उसमें रुकावट नहीं बनेगी। 5 साल के बाद जो है वो दोबारा जो है वो तकर्री होगी। तकर्री से मुराद है रीअपॉइंटमेंट होगी या उसमें जो है वो एक्सटेंशन होगी। तो ये पिछले जो कई रोज़ थे, क्योंकि आपने आईनी तरमीम पास करने से पहले भी तो सोचा होगा ना कि लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविजंस डाली हैं। ये तो नहीं ना होगा कि 27वीं तरमीम पास कर ली थी, बाद में याद आया कि लॉ तो ठीक किया ही नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन पे गौर व फिक्र में लग गए। तो इशू क्या था जिसकी वजह से ये एक हफ्ता? नहीं, इशू इसमें कोई नहीं था। इशू इसमें इसकी अहमियत, इसकी हसासियत और इसके ऊपर बनने वाले रूल्स रेगुलेशंस, उनकी नोक पलक। हो सकता है कि फ्रेम करने वालों के बाद जो है वो एक टीम ऐसी भी हो जो उनसे सीनियर हो, उनसे बेहतर नॉलेज रखने वाली हो, तो उसने उसको जो है वो दोबारा रीवेरीफाई रीचेक किया हो, ताकि किसी किस्म की कोई लीगल चैलेंज ना बने, कोई लीगल चैलेंज ना बने या इसमें कोई एम्बेरसमेंट हो। देखे ना, ये जिस बात की मैंने मिसाल, जब बाजवा साहब का नोटिफिकेशन हुआ था एक्सटेंशन का, तो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी। लेकिन उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग कहीं से होकर आई थी, वो आपको पता है सारी बात का? नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये इतनी बड़ी गलती कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो खुद ही ऑर्डर जारी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को किसी ने कहा होगा तो किया होगा ना। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि ये जो तमाम नोटिफिकेशन है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। हाउएवर प्रेसिडेंट हैज़ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो उनकी अपनी कोई डिस्क्रिशन या अपना उनका कोई इख्तियार नहीं होता। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, उसके ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद। अच्छा, दरमियान में राना साहब इस पे ये भी, अब तो क्योंकि मामला आपका पहुंच गया है, कंक्लूड हो गया है, जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, अब उस सवाल को आपको शायद जवाब देना आसान हो जाए। सोशल मीडिया पे ये भी क्यास रही थी कि आसिम मुनीर साहब की जो इब्तदाई तैनाती थी वो 29 नवंबर 2022 में की गई, जो 29 नवंबर 2025 में पूरी हो जाती है। और दरमियान में आपने आर्मी एक्ट को अमेंड किया और उनकी मुद्दत मुलाजमत कर दी 5 साल, तो वो 2027 में जाके एंड होनी है। लेकिन वो जो नोटिफिकेशन था इब्तदाई, वो 3 साल का हुआ है, तो नया नोटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड था 29 नवंबर 2025 को, आज से 4 रोज़ पहले, 5 रोज़ पहले, ताकि उनको फर्दर एक्सटेंड किया जा सके। ये इन तमाम चीज़ों का जो है वो बड़ा माइन्यूटली और बड़ा यानी जामे तौर पे जो है ना वो इसका जायज़ा लिया गया है। इस पॉइंट को भी डिस्कस किया गया और इसी में जो है वो ये दिन सर्फ हुए, इसी में ये दिन सर्फ हुए। तो उसका आपने हर रास्ता क्या निकाला है? नहीं, उसका रास्ता कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है कि ये मौक़िफ़ कि जब लॉ अमेंड हो गया और 3 की जगह 5 आ गया, तो अब इसमें न्यू नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गज़ट नोटिफिकेशन पाकिस्तानी सिस्टम की बुनियाद है, हर अपॉइंटमेंट गज़ट नोटिफिकेशन। लेकिन बात ये है ना कि गज़ट नोटिफिकेशन तो हुआ है, और उस गज़ट नोटिफिकेशन में जो मियाद थी 3 साल, वो थ्रू लेजिस्लेशन जो है वो 5 साल हो गई है। तो नाउ आफ्टर 3 years देयर इज़ नो नीड ऑफ ए फ्रेश और ए न्यू नोटिफिकेशन। वलीद इकबाल साहब, आप भी सर इसके ऊपर राय देंगे? अब आप कंक्लूड तो हो रहा है, लेकिन अगर आपके जहन में कोई इस पर नुक्ता हो, या ये जो 5-7 दिन का लैप्स हुआ है या डिले हुआ है, क्या वजूहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, तो आपकी क्या राय? देखें जी, ये लैप्स या डिले के बारे में तो मैं किसी राय का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो वही इसकी एक्सप्लेनेशन या तशरीह कर सकते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन क्योंकि माजी के हवाले से कुछ जिक्र हुआ, तो उसके लिए बड़ा अहम होगा अगर आप कोशिश करें आने वाले दिनों में
आप या कोई और जो हैं ज़राए इब्लाग में कि फ़रोग़ नसीम साहब को बुला लें और वो क्या मशवरा देते हैं आज और उस वक्त के हवाले से जो माजी की जो मिसाल दी गई, वो दिलचस्प बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो मंजर आम से गायब हो गए हैं अब। लेकिन मैं उस वक्त की एक बात, ख्याल है फ़रोग़ नसीम साहब से मैंने पूछा था। अच्छा। मैं वैसे आपको बता दूं तो मेरे ज़हन में है कि उन्होंने बोला था कि वो जो ड्राफ्ट किया हुआ टेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया था, वो उन्होंने ड्राफ्ट ही नहीं किया था। जिस तरफ उनका इशारा था, मैं उनका नाम ऑन एयर नहीं लूँगा। अच्छा चलें, मैं तो कुछ चीज़ें जो ऑन एयर डिस्कस कर सकता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जिस वक्त कानून में उस वक्त तरमीम हुई थी, मैं सेनेट की डिफेंस की कायमा कमेटी जो है बराए दिफा, उसकी सदारत करता था। और ऑफ कोर्स उस वक्त तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और उसी पे ये सारी बात उठी थी कि कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है, ना आइन में एक्सटेंशन का कोई जिक्र है। आइन में तो तकर्री के ऊपर अमूमी बात थी उस वक्त, और मखसूस बात जो थी वो जो आर्मी एक्ट है और उसके नीचे रेगुलेशंस हैं और रूल्स और रेगुलेशंस, वो मातहत जो कानून साजी है, तो कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कोर्ट ने इस बात को इस वक्त ऑब्ज़र्व किया कि कानून साजी या कानूनी तरमीम अगर 6 माह में कर दी जाए, तो जिस बात पे जो बात हैरत अंगेज़ थी वो ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ जिनकी ज़बान खुश्क हो जाती थी गालियाँ निकाल के, बुरा भला कह के जनरल बाजवा को, और चलें पीपल्स पार्टी का तो खैर वो कोई अब बड़ी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी एक ज़माने में होती थी, वो तो अब माइनस आइडियोलॉजी ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ, और ये राय तमाम तज्जियों में भी यही आती है। ये सारे भीगे बिल्ले बन के बैठे हुए थे। चले हम तो हुकूमत में थे, हमारा तो मौक़िफ़ ही था कि इसको हमने कानून साजी को करवाना है मंजूर, लेकिन वो जिस तरह से PPP और PMLN जो अपोजिशन में थे, उन्होंने भी कोई इसके ऊपर नज़र आ रहा था वाज़े तौर पे, और आज भी उसकी बात होती है कि समझौता जो कर लिया हुआ था वो बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि फिर कहाँ स्टैंड करते हैं ये लोग। अब मैं आज के वक्त पे आ जाता हूँ जी। आपने जिस तरह की ये सवाल किए अबाउट रिटायरमेंट एज और ये सब कुछ, ये तो एक आगे का मामला है जिस पर मैं अभी रोशनी डालता हूँ। लेकिन उससे पहले अहम है कि मैं ये अर्ज़ करूँ कि जब ये 27वीं तरमीम, अब एक 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, या आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो मंजूर किस तरह हुई, उसके लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए उस वक्त 26वीं के वक्त भी और अब 27वीं के वक्त भी। और उसके अलावा हमारा तो मौक़िफ़ ही ये है कि ये सारी पार्लिमान जो है ये गैर नुमाइंदा है। एक गैर नुमाइंदा पार्लिमान ने गैर नुमाइंदा किस्म की तरामीम कर दी हैं, लेकिन वो झलक उसमें नज़र क्या आती है, या आपकी गुफ्तगू राना साहब से जो है अभी हुई, उससे वही एक तरह का सिर्फ कानून में एक इस्तिलाह होती है फॉर्म ओवर सब्सटेंस। फॉर्म ओवर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि असल जो कार्रवाई हो रही है वो किस तरीके से हो रही है वो शायद बदल गया हो, लेकिन वो कार्रवाई है उसी नौइयत की। और वो क्या है जी कि वो जनरल ज़ियाउल हक हों, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों, वो अयूब खान हों, वो सदर भी हैं, वो चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हैं, वो एक इशू करते जाते हैं मार्शल लॉ ऑर्डर या चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और अपने आप को ही 2 साल और दे रहे हैं, फिर 3 साल और दे रहे हैं, फिर 4 साल और दे रहे हैं, और फिर वो एक बड़ा गैप आ जाता है जो कि सरबराह हैं इदारे के और जो उनके दूसरे टियर के जो अफसरान हैं वो उनमें, क्योंकि आमतौर पे तो वो 1-2 साल की जूनियर सीनियर की बात होती है, वो 8-8 10-10 साल का फ़र्क बीच में आ जाता है। ये एक बड़ी जब ये तज्ज़िये होते रहे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इस पर बहुत गुफ्तगू होती रही है, लेकिन वो तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स थी। अब ये हमने एक नया रूप देख लिया है, वही मैंने कहा ना, फॉर्म जो है वो बदला है, सब्सटेंस जो है वो वही हो रहा है कि हम एक अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और वो अथॉरिटेरियनिज़म जो है वो अपने आप को जो है एक नए रूप के अंदर आगे ला रहा है। वो अब 5 साल हो, 10 साल हो, आपने कहा पता नहीं 20 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे, हु नोज़। लेकिन सबसे जो काबिल तशवीश बात है, इसका मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ कर लूँ जी, मैं समझता हूँ कि जी मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि बड़े अफसोस और मायूसी, क्योंकि मैं कानून से और आइन की तालीम से और प्रैक्टिस से मेरा ताल्लुक़ है, कि इस सारे किस्म की जो ये इक़दामात हैं या तरामीम है, ये एक पॉलिटिकल क्लास ने की हैं,
और मुझे एक और बात पे हैरत है, राना साहब को तो कहने की ज़रूरत नहीं थी कि जी हमने बड़ी नोक पलक उसकी देखने की। इनको चैलेंज ही क्या है जी, अब तो आला अदलिया को भी एक सरकारी महकमा ही बना दिया है। सबसे बड़ा सुतून जो एक होता है ना अदलिया की आज़ादी का, वो होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब आप जजेस को आला अदलिया के इस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे आप किसी IG पुलिस को करें कि जो गलत फैसला करोगे तो जोब भेज देंगे या लाड़काना भेज देंगे या किसी बलोचिस्तान वाले को एबटाबाद भेज देंगे या कराची वाले को रावलपिंडी या किसी बेंच कहीं चाहें भेज दें। मुझे तो लगता है कोई थ्रेट ही नहीं थी। तो जिस दिन से ये तरमीम हुई थी 27वीं, ये तय था, ये तो तय था। अब ये इनकी बात है। राना साहब से इसका जवाब नहीं। वैसे तो इन्होंने जितनी भी गुफ्तगू की है सारी बेमानी और झूठ पे मबनी और मुबालगा रही की है। अब आखिरी बात इन्होंने ये की है कि जी इन्होंने तो अदलिया को ही महदूद कर दिया। अदलिया का ये हाल कर दिया कि जब चाहे, यानी हुकूमत जब चाहे जिस जज को चाहे उसको जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र कर दे। जैसे IG का ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको ज़ूब भेज दे, फ़लाँ जगह पे भेज दे। ये मुझे साबित करें कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन है उसमें हुकूमत के पास कहाँ ये इख्तियार लिखा हुआ है कि वो किसी हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है और जब चाहे कर सकती है और जहाँ चाहे कर सकती है। ये मुझे करें साबित। ऐसे बग़ैर पढ़े, यानी पढ़े लिखे लोग हैं, बग़ैर पढ़े बग़ैर समझे इतना झूठ और इतनी यानी आवारा किस्म की गुफ्तगू कि जो मुंह में आए आप कह देना है और उसके पीछे जो है वो कोई एविडेंस नहीं है। ये मुझे करें जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। तो ये हुकूमत का इख्तियार कैसे हुआ? 5 लोग तो आपके बैठे हुए नहीं, जुडिशल कमीशन नहीं, जुडिशल कमीशन 5 हमारे बैठे हैं। जुडिशरी के कितने बैठे हैं? उनके भी शायद 5 हैं। फिर बार कौंसिल का नुमाइंदा सुन लेना, अगर हुकूमत के 5 बैठे हैं तो जुडिशरी के भी, बार का भी नुमाइंदा बैठा है। उसके बाद बार का नुमाइंदा बैठा है। बार का नुमाइंदा हमारा तो नहीं, में से एक। सुन लेना सर, बार का नुमाइंदा लॉ मिनिस्टर के साथ चलता है। नहीं, लोगों को मिसलीड ना करें, लॉ मिनिस्टर के साथ, लोगों को प्रोपेगेंडे के जरिए से जो लोगों को गुमराह ना करें। नहीं सर, उसकी स्ट्रक्चरिंग तो नहीं स्ट्रक्चर आए ना, स्ट्रक्चर बार काउंसिल का लॉ मिनिस्टर के नीचे जाता है। बार काउंसिल का नुमाइंदा जो है वो इलेक्ट होके आता है, लॉ मिनिस्टर और बार काउंसिल इलेक्ट करती है। लॉ मिनिस्टर नहीं इलेक्ट करता, वोट उसका लॉ मिनिस्टर की मर्जी से जाता है। लॉ मिनिस्टर की मर्जी से नहीं चल। अभी हमने सारे जजेस के अपॉइंटमेंट का नहीं पाबंद। मैं ये कहता हूं कि पंजाब बार काउंसिल इलेक्ट होती है। पंजाब बार काउंसिल के जो 75 के करीब नुमाइंदे हैं वो पूरे पंजाब से और इसी तरह पूरे मुल्क से वोट लेके मुंतखब होते हैं। उसके बाद वो जो है वो 22 के करीब जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। वो 22 लोग जो हैं वो 22 अपने वोट के साथ अपने में से एक को नुमाइंदा मगर आजम नजीर, आप कैसे कहते हैं? आजम नजीर तारड़ साहब बार काउंसिल का ग्रुप एक है ना। आजम नजीर तारड़ जो है, मैं ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसका नुमाइंदा जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब का नुमाइंदा नहीं है। अब आ जाएं बार काउंसिल का नुमाइंदा, सुन ले, बार काउंसिल का नुमाइंदा होता है। बार काउंसिल को आप जो है वो आप ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन का प्रोसेस है वकला कम्युनिटी का, जहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुदाखलत कर सके, आप उसके ऊपर एक मफरूजे की बुनियाद के कोई मफरूजा आप बार काउंसिल का नुमाइंदा और खवातीन की नशिस्त आपने कंपोजिशन में डाली इसलिए क्योंकि आपके वोटिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथ मिल जाती है। गलत है, ये डाला ही आपने दोनों, गलत है, स्पीकर नॉमिनेट करता है। ये आपका प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, फ्रॉडुलेंट ये हकीकत है ना, बिल्कुल नहीं। नहीं, 100% हकायक पे बार का नुमाइंदा जो है वो हुकूमत का या किसी का नुमाइंदा नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के 22 लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। खवातीन का नुमाइंदा कौन करता है? आगे आ जाएं आप। इसके बाद आ जाएं दो जो है वो गवर्नमेंट के हैं, अपोजिशन के हैं। 5 गवर्नमेंट, 5 जुडिशरी, 10 और उसके बाद एक अपना इसका बार काउंसिल का, 2 अपोजिशन के, ये 13 लोग हैं। आप मुझे बताएं कि ये 13 लोग जो हैं इनमें चीफ जस्टिस भी मौजूद है, 5 सीनियर 3 जजेस मौजूद हैं, और जब किसी जज की ट्रांसफ़र करनी है तो फिर 2 जज और आ जाने हैं। जिस हाई कोर्ट में जाना है उसका चीफ जस्टिस भी आ जाना है, जिस हाई कोर्ट से जाना है उसका चीफ जस्टिस आ जाना है। इन 13 में वो 7 वैसे मेजॉरिटी हैं। आप मुझे बताएं कि जो 3 चीफ जस्टिस साहबान होंगे
और उसके बाद जो है वो 5 जो है 4 जो है वो सीनियर तरीन जजेस होंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि जी हुकूमत जैसे चाहे पकड़ के जो है वो जिसको मर्जी चाहे ट्रांसफ़र कर दे। आप ये बात जब करते हैं तो इतनी यानी जो है वो बदध्यानती से जो बात है। अच्छा, इससे आप ज़्यादा मुझे बताएं कि ये करना बनता है कि इससे बड़ी ईमानदारी की बात हो ही नहीं सकती कि इस बात को ऑन एयर बार बार दोहराया जाए। जब आईनी बेंच बनाया जा रहा था तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद अपने आप को वोट डाला और वो आईनी बेंच के सरबराह बने। ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही हुआ, किससे हटके हुआ काम? कहाँ पे? जब ये आईनी बेंच के सरबराह बने, जुडिशल कमीशन ने बनाया। जुडिशल कमीशन ने बनाया। ठीक है, मैं उसकी मजीद बहस नहीं आपसे करूंगा, लेकिन ये हकीकत है, हकीकत ये डिस्टॉर्टेड कंपोजिशन है। जो मैंने ये आपको ये इसकी तरतीब बताई, आप इसमें कहें ना कि वलीद इकबाल साहब, आप वलीद इकबाल साहब से पूछ लेते हैं, खुद भी वकील आदमी है। वकील आप वलीद साहब इसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ जी, अगर मियाँ साहब राना साहब अगर से अगर सख्त इस्तेमाल अल्फाज करना चाहते हैं राना साहब, तो इसका मतलब है मुझे भी इजाज़त मिल गई है सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की। अगर ये समझते हैं कि मैं कोई बात कर रहा हूँ झूठ के ऊपर या फरेब के ऊपर, तो देखें जर्नलिज्म होता है फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। ये सारे तज्जिए खोल के देख लें, इदारिये खोल के देख लें किसी अंग्रेज़ी का, सवाए कि वो उर्दू अखबारात जो बहुत से येलो जर्नलिज्म होते हैं उनको छोड़ दें जो कि पार्टिजान होते हैं। बट और दुनिया भर की जो इदारे हैं जो आज़ादी जो है अदलिया या जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर करते हैं अपना तज्जिया निगारी, उनके आप तज्जिए पढ़ लें। मैं ये अल्फाज जो इस्तेमाल करूँगा वो ये हैं, और मैं दोहराऊँगा ये कि अगर मुझे कह रहे हैं कि मैं झूठ और फरेब के उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये अपनी खुद फरेबी जो है राना साहब ये उसका इजहार कर रहे हैं, सेल्फ डिसेप्शन। और ये सेल्फ मैंने तो 2-4 आपको बताया ना, आप बताएं ना ये गलत है। आपको ये जो फॉर्मेशन मैंने बताई है जुडिशल कमीशन की, आप बताएं ये गलत है। जी बिल्कुल गलत है। और अगर ये गलत नहीं है और वहां पे जो है वो 4 चीफ जस्टिस साहबान और अपना 3 सीनियर जजेस वो बैठ के अगर फैसला करते हैं एक हाई कोर्ट के जज का कि भाई इसकी ट्रांसफर वहां पे होनी है, और फिर भी वो नहीं जाता, तो फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, फिर उसका मामला जो है जुडिशल काउंसिल को जाएगा। आप कहते हैं जी कान से पकड़ के जैसे आईजी को ट्रांसफर करते हैं वैसे जिधर मर्जी भेज दें, उसको जोब भेज दें। अब इस जो आपने ये फिक्रा कहा है, आप मुझे बताएं ना उसको साबित करेंगे ये कैसे? वलीद साहब जी, मैं तो एक पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जिस तरह से गिनवा रहे हैं ना कि एक ये है, दूसरा वो है, तीसरा वो है, चौथा वो है, ये तो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती थी कि हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं। और मैं कम्युनिस्ट पार्टी ओ भाई जुडिशल कमीशन है, उसके ऊपर आओ ना, उसके ऊपर आओ, बात करो। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसकी कहानियां घड़ने से तश्कील इसी तरह है। बात सुने, आप बताएं मुझे कि जी आपने ये जो 7 का फिगर दिया गलत है, बताएं। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसकी तश्कील भी ऐसी है और इसकी तरतीब भी बिल्कुल इस तरह है कि जिसमें फ़ौक़ियत हुकूमत को और हुकूमत बिल्कुल ये आपको और मुझे कहने की आपके मेज़बान और नहीं ना सिर्फ जिन बेंचेस की और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था और फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया, उसका तकर्रर किस तरह हुआ? पहला तकर्रर किसने किया ये बताएं? ये किसी कमीशन ने किया या सदर पाकिस्तान ने किया? अच्छा चलें एक और बात ले लें। यही जितने जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं जी, जितने जज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हैं, उनमें से कोई जज हमारे वक्त का या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो एलिवेटेड नहीं है। सारे के सारे जुडिशल कमीशन के उस वक्त के एलिवेटेड हैं जब जुडिशल कमीशन में एक तरफ 7 जजेस बैठते थे, दूसरी तरफ 3-4 नुमाइंदे बैठते थे, वो अपनी अक्सरियत से जो है वो जजेस को एलिवेट करते थे। इनमें से कोई जज भी, आप अमीनुद्दीन खान साहब की बात कर रहे हैं, अमीनुद्दीन खान साहब को हाई कोर्ट जज हमने बनाया था। अमीनुद्दीन खान साहब को आपको पता है कि उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है एलिवेट किसने किया था? जो तरीकाकार पहले था ना वो बहुत ज़्यादा जुडिशरी ने काबू में किया हुआ था, लेकिन जो तरीका आपने बनाया है अब ये गवर्नमेंट के काबू में नहीं, ये इंस्टीट्यूशनलाइज है, बिल्कुल ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। नो, इसमें बैलेंस है, इसमें बैलेंस है। ये बिल्कुल खुद फरेबी है, ये ब्रेक आ गई, इसकी फॉर्मेशन मैंने बता दी है, झूठ है। आप कहें कि जी मैं फॉर्मेशन में जो है वो मैं गलत कह रहा हूँ। ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक लेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अताउल्लाह तारिक साहब ने कहा कि आज से
उनकी बहनों समेत किसी की भी मुलाकात नहीं होगी। सुनिए कहा क्या। तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थीं, ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर, क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद, ये नहीं होगा। स्टेट के खिलाफ लोगों को उकसाने के मामलात हैं, वो सारे रिपोर्ट हुए हैं, जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। ये कोई बात नहीं है कि आप अंदर जाके इंडिया और अफगानिस्तान का बयानिया चलाएं और बाहर निकल के फौज के सरबराह के हवाले से ट्वीटें करवाएं। इन वायलेशंस की बिना पे किसी सूरत भी कानून मुलाकात की इजाजत नहीं देते। तो स्टेट ने ये फैसला किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो रूम है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई रिएक्शन, मैं भी से बता रहा हूं, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इस पे कोई अभाम ना रहे। राना साहब, जो फैमिली की मुलाकातें हैं ये एक हक है, और आपके दौर में अगर किसी के साथ ये ज़्यादती होती थी, राना सनाउल्लाह हों, ख्वाजा साद हों, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, मरियम हो, हम यहाँ बैठ के सवाल उठाते रहे। आज आप इतनी खुशी से इमरान खान की बहनों की मुलाकातों पर पाबंदी लगवा रहे हैं। देखें, बात ये है कि मुलाकातों में रूल्स ला तो ये कहते हैं ना कि जो फैमिली मुलाकात है उसमें फैमिली की बात होनी चाहिए, जो लीगल मुलाकात है वकला की उसमें लीगल जो भी केसेस हैं उसके मुताबिक बात होनी चाहिए। मैं कहता हूँ चलें, एक सियासतदान है, वो जब भी गुफ्तगू करेगा तो पॉलिटिक्स उस बीच में आ जाएगी, इस हद तक भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जेल में बैठ के एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए रास्ता हमवार करना, लोगों को तैयार करना, आप मुझे बताएं कि इसकी इजाज़त कौन सी स्टेट देगी? इमरान ने जेल में बैठ के कौन सी एंटी स्टेट एक्टिविटी की? एंटी स्टेट एक्टिविटी जो 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद पे हमला हुआ था, उसकी तमाम तर जो है वो उसकी प्लानिंग, उसकी डायरेक्शन जो है वो जेल में बैठ के इमरान खान साहब ने की और इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से की। जो अमेरिका में ट्रंप साहब का इलेक्शन लड़ा गया वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से वो लड़ा गया। जो बैनुल अक़वामी पेपर्स में इंटरव्यू छपे, मज़ामीन छपे, वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से जो है वो छपे। जो ट्विटर के ऊपर रोज़ मैसेज छपता है और उन मैसेजेस को के ऊपर मुझे आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि उनमें क्या क्या जो है वो कहा जाता है, वो सारे जो है वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से जो है वो होते हैं। आप मुझे बताएं कि जब मुल्क में जो है वो KPK में आपके जवान और आपके अफसर रोज़ शहीद हो रहे हों और उस दहशतगर्दी की जंग के मुतल्लक इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से जो है वो पैगाम रसानी हो और उसमें अभाम पैदा किया जाए, आप मुझे बताएं कि अगर फिर हुकूमत या स्टेट जो है इस लिंक को नहीं रोकेगी तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर और करेगी क्या? वलीद इकबाल साहब, एंटी स्टेट किसी को कहना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन राना साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने, दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी किया। अब आप बताइए इसका रद्द-ए-अमल क्या है आपका इसके ऊपर? जी, वैसे दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला गया था एक मौके पे, तो आज़ादी इज़हार राय को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था इन्हीं जेल मुलाकातों के हवाले से। लेकिन फिर उसके बाद कुछ रद्दोबदल हुआ और एक बड़ा लार्जर बेंच ने कहा कि जी अब ये नहीं हो सकता। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर राना साहब कह रहे हैं कि जी नहीं हुकूमत का कोई मुदाखलत नहीं है इसमें, मैं दलील के साथ ये कह सकता हूँ कि 1996 में वदा करदा जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जो कि 1994 के एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक था, क्योंकि हमारा सिस्टम एक जैसा ही है, आईनी सिस्टम, उसमें आज़ादी अदलिया के हवाले से सीनियरिटी प्रिंसिपल को बहुत तरजीह दी गई थी और हुकूमती मुदाखलत को बिल्कुल बाहर रखा गया था अदलिया के मामलात से। और उसको उसके बरअक्स मुलाकातों पर पाबंदी भी मेरी अर्ज़ तो सुन लें, मेरी अर्ज़ तो सुन लें, मेरी अर्ज़ सुनने नहीं, बहस ये बड़ी अहम बातें हैं। ये जब इस तरह से आउट ऑफ टर्न किसी को वैसे राना साहब ने, मैंने इनके बोलने के वक्त कभी इंटरप्ट नहीं किया, इतनी बेसिक कर्टसी तो मुझे एक्सटेंड कर दें। ये
मैं ये तो तवक्को करना चाहता हूं इनसे। हालांकि इन्होंने मुझे तो यही साबित किया है कि जिन्हीं कुव्वतों ने इनकी मूछें मूंड के इनको अंदर किया था उन्हीं को अब बाप बना लिया है, और मुझे कहते हैं कि मैं झूठ के ऊपर मबनी बात कर रहा हूं। आइडियोलॉजी भी देखें अपनी कहाँ है और इनकी बात होगी ज्यादा राना साहब। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने सख्त बात राना साहब के साथ किया गया था दुरुस्त नहीं था, जुल्म किया गया था। नहीं, मैं कतई तौर पे मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं कि इसीलिए उनको आपने भी बाप बनाए रखा जी, तो आपने साल हा साल बाप बनाए रखा उनको, लेकिन ये बल्कि उनकी वजह से ही आपका वजूद है। ये भी एक और खुद फरेबी है। लेकिन जो चीज़ आपके साथ हो गई उसके बाद बाप बनाना जो है वो तो इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो नहीं बाप बना रहे उनको। उसके बाद मैं ये आज वाली पाबंदी पे आ जाए, मैं प्लीज ये बताना चाहता हूं, भले ऑन एयर बात आप चला सकें या ना चला सकें, जो वज़ा करदा असूल 1996 में जजेस केस में आए थे अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, उसमें लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी एंड सीनियर मोस्ट की, जो कि आइन में बाद में डाला गया, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, उसके इनहराफ में तरमीम करके नहीं उसके इनहराफ में उनके इनहराफ में तरमीम करके नॉन सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाया। पाबंदी का जो मामला है उसके ऊपर आ जाए। मैं आपको एक बात अर्ज कर, मुलाकातों पे पाबंदी पे आ जाए। देखें, बेनजीर भुट्टो साहिबा की असेंबली को तोड़ा गया, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। गुलाम इसाक जिन्होंने असेंबली को तोड़ा था, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के घर जाकर उनके घर जाकर उनसे क्या पूछ रहे हैं, वो किधर बैठे, घर जाकर वो बेनजीर के पास बैठे हैं, वो रिटायर होने वाले थे और उनको उन्होंने वफाकी मौत से ओ भाई इधर आओ ना। इमरान खान के का जो ट्वीट है, जो उसकी गुफ्तगू है, जो उसके मैसेज हैं, जो वो अपना जो है वो बाहर जो फितना फसाद फैलाना चाहता है, उसको डिफेंड करो ना। बताओ ये जो ट्वीट चले, ये जो ट्वीट कल की है, ये इस उज़मा खान साहबा की मीटिंग के बाद, उसको डिफेंड करते आ जाए उसके ऊपर। इस प्रिजन आज़ादी इज़हार का जिक्र कर, आज़ादी इज़हार उसे मुझे कवर कर चुकी है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपहोल्ड कर चुकी है, लेकिन उसके रद्द बदल करने के बाद जो आपने किया उसको फिर उन्होंने कहा कि ये गलत है। अदरवाइज जज ने अपहोल्ड कर लिया, जब 3 ने उसको रद्द किया तो कहते वो 3 गलत है। जो ट्वीट इमरान खान ने ये परसों उज़मा खान साहबा की मीटिंग के बाद किया है, उसको ये सामने रखें या आप रखें, उसको डिफेंड कर दें। ट्विटर तो उसका कोई और ही चलाता होगा ना, वो तो जेल में ट्विटर अकाउंट चला रहा है। इसी मुलाकात के जरिए से मैसेज आया और ट्वीट हुआ है। उस ट्वीट में जो बयान किया है, जो गुफ्तगू की है, उसको डिफेंड कर दें। लेकिन राना साहब एक चीज और ये अपना जो है, आप सियासी लोग हैं, राना साहब आप जेल में डाल देता है, कोई हुकूमत गिराता है तो आपको जेल में डाल देता है, तो आपको ऐसी मुलाकातों पे बंदिश लगाना या किसी को आइसोलेशन में डालना, मैं यही कहने लगा था, बंदिश नहीं है। राना साहब डिफेंड कर लें कि 27 दिन जो मुलाकात नहीं करवाई, क्या उनके साथ फैलाने वाली एक्टिविटीज के ऊपर पाबंदी है, ये ना करें, ये रोजाना मुलाकातें करें। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। इस काम पे ये ना करें, ये रोज मुलाकातें करें। मैं ये सवाल चाहता हूं कि ये ट्वीट क्यों आई, ये देखें, ये जस्टिफाई करें, इसको जस्टिफाई साहब कि 27 दिन जो मुलाकात नहीं हो सकी, क्या उनके साथ ट्वीट को जस्टिफाई नहीं करना, आपके साथ ये हुआ था? आपके साथ 27 दिन मुलाकात ना होने का सिचुएशन आया था? मियां नवाज शरीफ के साथ प्लेटलेट्स गिरने पर सिचुएशन आई थी? और मेरी तो भाई 6 महीने नहीं मुलाकात हुई, ना मुलाकात, और मेरी तो 6 महीने नहीं मुलाकात हुई। सुन लें, 6 महीने मेरी फैमिली के 3 अफराद और 1 वकील, उसके अलावा कोई जेल का रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे बताया कौन मुझसे मिला है। तो आपकी मुलाकात हुई ना, मैं कह रहा हूं। और मुझे ये कहते थे कि क्योंकि आपके ऊपर नारकोटिक्स का मुकदमा है, लिहाजा आपको ये सहूलत नहीं दी जा सकती। खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मुलाकात जालमाना फेल था। वलीद इकबाल साहब 15 किलो हेरोइन डाल के किसी बंदे को डालने का मतलब ये था कि वो आप डेथ पनिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, सजाए मौत, तो वो भी जालमाना फेल था। मैं इन चीजों को चाहता हूं कि खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इनकी मुलाकात हुई, बता रहे हैं कि 2 फैमिली मेंबर्स और 1 वकील की मुलाकात। 15 किलो हीरोइन का पर्चा डालना ठीक था? कमाल कर रहे हैं आप, 15 किलो पर्चा डालना हीरोइन का ठीक था? नहीं, ये 200 केस करना ठीक है? ये बताएं आप, इन 200 केसों में कौन सा केस जाए? नहीं है तो फिर कौन कह रहे हैं ठीक है? मैं तो कह रहा हूं कि आप सियासी लोग रास्ता निकालें, गलत काम है। मैं कह रहा हूं कि जी हमने अगर हमने कोई गलत चीज की जो आप कह रहे हैं बकौल आपके, तो मैं ये रेजीम इसको 200 से ज़रब दे रही है
और फिर तवक्को कर रही है कि उसके आगे कोई हॉस्टिलिटी ना दिखाई जाए। एक पॉलिटिकल लीडर जो सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, मैं ये कह रहा हूं, ये इस तनाजुर के अंदर आप देखें। क्लोजिंग वन लाइनर ले लें राना साहब से, प्रोग्राम एंड पे आ गया। राना साहब कोई सियासी फिजा में थोड़ी नरमी पैदा करें, पाकिस्तान को सूट करेगी अगर थोड़ी नरमी पैदा करें। सियासी फिजा में नरमी वलीद साहब की भी अपनी लीडरशिप के पास, मेरी लीडरशिप ने, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 मरतबा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस और 1 मरतबा यौम आज़ादी पे उन्होंने ओपन ऑफर की है, अपोजिशन को सामने कहा है कि आएँ बैठें, तमाम इश्यूज़ के ऊपर बैठ के जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस करते हैं, इसका रास्ता निकालते हैं। क्या नवाज शरीफ इमरान को जेल में रखने के हामी है? देखिए, इस बारे में उन्होंने कभी जो है वो गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने कभी भी इमरान खान साहब के बारे में ना कोई उन्होंने ये कहा कि इनको आप जेल में ज़रूर रखें, ना कभी उन्होंने कहा कि आप इनको जो है वो बाहर निकालें। हाँ, अगर कोई 1 मरतबा 2 मरतबा बात हुई तो वो सिर्फ जो लफ्ज़ इसमें वो कहते हैं ये मकाफ़ात अमल। मकाफ़ात अमल। राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।